हेलो नमस्कार फ्रेंड। चलिए देखते हैं, आज हम हिंदी वर्णमाला का चैप्टर लेकर आए हैं। और ये जो हमारे हर एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हमारी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और और यूपी पुलिस के लिए हम ये हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक जीके की स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना मत बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले वर्णमाला एक दृष्टि में। ठीक है, पहले देखते हैं वर्णमाला, वर्ण तालिका। ठीक, तो वर्णमाला में हमारे जो है वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर व्यंजन 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, अब यहाँ पे स्वर के प्रकार देख लेते हैं। तो स्वर भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, किसमें? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर हमारे कौन से? छुटा, चुटी, छुटाओ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हो गए। छुटा, चुटी, छुटाओ, री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर कौन से हो गए? बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, ए, आए, ओ, आओ। ये 7 तो ये हमारे हो गए 7 दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इनको 7 4 11, यानी कि 4 ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए और 11 जो है दीर्घ स्वर। तो ये टोटल हो गए हमारे कितने स्वर? 11 स्वर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं व्यंजन हमारे कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है व्यंजन को। तो व्यंजन हमारे 4 पार्टों में डिवाइड किए गए। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। तो मेन हमारे 4 पार्टों में डिवाइड किए गए हैं। आगत ये बाद में भी देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, तो हिंदी में जो है 4 पार्टों में विभाजित किए गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? का से पावर तक के, का से पावर तक ये जो 25 वर्ण हमारे होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और यह डा ढा को भी इसमें सम्मिलित किया गया इसमें। तो ये का से पावर्ग तक के तथा डा ढा, ये यानी कि कुल टोटल हो गए 27 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो 25 ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीपली में दिया गया तो डा ढा ये भी माने गए हैं। तो 25 + 2 2 हो गए डा ढा। तो ये हो गए 25 का से का वर्ग से पावर्ग तक के 25 वर्ण, और जो ये +2 डा ढा, तो यानी कि 27 स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ हो गए। कितने अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते 4। वो कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे हो गए 4। ठीक है, या, रा, ला, वा। उसमें भी हमारे 4 हो गए, सा, 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 हा। और आगत वर्ण जो होते जाफा, ये 2 होते जाफा, ये आगत वर्ण। आगत वर्ण वे होते जो दूसरी भाषाओं से लाए गए होते हैं। ठीक है, उनको आगत वर्ण कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने हो गए? 4 हो गए, छ, त्रंग, या, स्रा। ठीक है, तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं तो टोटल हमारे वर्ण कितने हो गए? यानी कि टोटल वर्ण होते हैं 52। ठीक है, तो स्वर हो गए 11, और व्यंजन यहाँ पे 41 मानेंगे, वैसे 33 व्यंजन हमारे माने जाते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11, और व्यंजन की संख्या 41। तो टोटल मिलाकर हो गए 52 वर्ण हमारे जो है 52 हो गए। 11 स्वर और व्यंजन 41। वैसे ज़्यादातर 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डीपली में पूछे तभी व्यंजनों की संख्या ये सब आगत वर्ण मिला के और तभी होती 41। ठीक है, आगत वर्ण और इसमें डा ढा ये जो दिया है ये मिला के। चलिए देखते हैं नोट। यहाँ पे ये देखिए नोट करके दिया गया है। तो ये नोट करके दिया गया है, डा ढा उक्षिप्त और जाफा विदेशी,
वर्ण हैं, ठीक है। डा ढा जो है उच्छिष्ट व्यंजन है और जा फा जो विदेशी वर्ण है, ठीक है। अब वर्ण वर्ण विचार पे चर्चा करते हैं, वर्ण विचार पे, ठीक है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको बड़ा कर लेते हैं। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण क्या होता है? लिखित वर्ण, सॉरी, लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। तो ध्वनि किसे कहते? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और वर्ण किसे कहते हैं? लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वर्णमाला हमारी दी हुई है पूरी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे छुटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, छुटाओ, बड़ाओ, फिर ऋण, ऋण, ए आए ओ आओ, का खा गा घा अंगा चा छा जा झाया टा ठा डा ढाणा डाढ़ा, ता था दादा ना, पाफा बाबा माँ, सा सा ग्यारह लावा, छतरंगिया, जाफा, ये सभी मतलब वर्णमाला हमारी हो गई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ अब यहाँ पे देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो ये भी पूछ सकता है, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। तो वे कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे आगत स्वर भी दिया, परंपरागत स्वर भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चार प्रकार बताए गए हैं। वैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्वर जो है कितने प्रकार? तो स्वर यही चार, ह्रस्व स्वर हो गया आ ई उ री, दीर्घ स्वर हो गया बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, ए आए ओ आओ, ठीक है। और आगत स्वर आ हो गया। परंपरागत स्वर कौन सा है? छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, छुटाओ, बड़ाओ, री, ए आए ओ आओ, ठीक है। अब मूल अब हाँ, तो जैसे कि मुख्यतः वैसे तो पूछता है स्वर कितने में, तो स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और यहाँ पे बहुत प्रकार बताए गए, तो ये भी देख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर हो गए ये। अब मूल स्वर हमारे कौन है? मूल स्वर है छुटा, छुट्टी, छुटाओ, रे। और प्लुप्त स्वर कौन है? हे राम ओम, ठीक है, हे राम ओम, ये प्लुप्त स्वर हो गए। अब अगला देखते हैं। तो स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर इस प्रकार है: छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, छुटाओ, बड़ाओ, ए आए ओ आओ। इनकी संख्या कितनी? 11 है। अब ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं, जैसे छुट्टा, छुट्टी, छुटाओ, रीढ़, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में कितने? 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, ए आए ओ आओ, ठीक है। प्लुप्त स्वर देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये प्रायः अब यहाँ पे कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे हिंदी
हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या कितनी? 52 है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 52 दी है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52 है। विशिष्ट क्रम में रखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नागरी वर्णमाला भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अक्षर और व्यंजन में अंतर। अक्षर और व्यंजन में अंतर, जहाँ जितने वर्ण दिए हैं वे वस्तुतः अक्षर है, व्यंजन नहीं, क्योंकि का प्लस आ 2 वर्णों का अक्षर है। का प्लस आ तो 2 वर्णों का अक्षर है। यही बात अन्य वर्णों के संबंध में भी है। शुद्ध व्यंजन का रूप है क, ख, ग, घ, ह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्लुप्त स्वर की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए प्लुप्त स्वर का इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे हे, राम, ओम। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुप्त स्वर के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो अग्रस्वर हो गए, अग्रस्वर हो गए। ठीक है, जीभ के अगले भाग से जो बोले जाते हैं। मध्य स्वर हो गए, जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। पश्च स्वर हो गए, जीभ के पिछले भाग से बोले जाते। संवृत मुंह कम खुला होता है, इसमें छुट्टी बड़ी छुटाओ बड़ाओ। संवृत में होते हैं जिसमें मुंह कम खुला होता है, इसमें छुट्टी बड़ी छुटाओ बड़ाओ। विव्रत में मुंह अधिक खुला होता है, जिससे ए, आए, छोटा बड़ा, ओ, आओ, आ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अग्र और मध्य और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन सी? बड़ी। ठीक है, और बड़ी, छुट्टी, ए, आए, तो ये अग्रस्वर हो गए। और संवृत कौन सा है? छुट्टी और बड़ाऊ। ठीक है, अब मध्य स्वर कौन सा है? छोटा आ। पश्च स्वर कौन से है? बड़ाऊ, छुटाऊ, ओ, आ, बड़ा, आओ। ठीक है, और अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? छुट्टी, छुटाओ। अर्ध विवृत के ए, छोटा आ, ओ, आ। ठीक, विवृत आए, बड़ा, आओ। ठीक है, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है? कौन सा लेता है? अग्रभाग की परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे उठता है उन्हें अग्रस्वर कहे जाते हैं। ठीक, जैसे छुट्टी, बड़ी, ए, आई, ये अग्रस्वर हो गए। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे बड़ा, छुटाओ, बड़ाओ, ओ, आओ, आ, ये पश्च स्वर हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं मध्य स्वर की परिभाषा। हिंदी में छोटा आ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है। और मुंह किस मात्रा में खुलता बंद होता है? मुंह किस मात्रा में खुलता बंद होता है? संवृत। ठीक है, संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण मुंह सबसे कम खुलता है, ये देख लेते हैं मुंह किस मात्रा में खुलता और बंद होता है। तो संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जैसे बड़ी, बड़ाऊ स्वरों के उच्चारण में। अर्ध संवृत, संवृत स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, जैसे छुट्टी, छुटाओ स्वरों के उच्चारण में। अब विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे बड़ा, आए, आओ के उच्चारण में। ठीक है, अर्ध विव्रत, विव्रत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, जैसे ए, ओ, आ के उच्चारण में। अब होठों की गोलाकार अगोलाकार स्थिति के आधार पर। वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल वृत्ताकार हो जाते, जैसे छुटाओ, बड़ाओ, ओ, आओ, आ। वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल वृत्ताकार ना होकर फैले रहते हैं वे स्वर अवृत्ताकार कहे जाते, जैसे छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, ए, आए। ठीक है,
स्वरों के पारस्परिक अंतर। तो छोटा आ ह्रस्व स्वर है और कंठ से बोला जाता है। बड़ा दीर्घ स्वर है, कंठ से बोला जाता है। और छोटी ई ह्रस्व स्वर है, तालव्य से बोली जाती है। बड़ी ई है दीर्घ स्वर, ये तालव्य है। छोटाओ ह्रस्व ओष्ठ, बड़ाओ दीर्घ ओष्ठ ह्रस्व मूर्धन्य। ए दीर्घ कंठ तालव्य अर्ध विवृत। आए दीर्घ कंठ तालव्य विवृत। ओ दीर्घ कंठोष्ठ विवृत। आओ दीर्घ कंठोष्ठ विवृत। ठीक है। विशेष हिंदी में स्वरों को री को छोड़कर, क्योंकि यह हिंदी में स्वर रूप में नहीं बोला जाता है। विशेष री इस ध्वनि का उच्चारण सामान्यतः रा प्लस ई री के रूप में व्यंजनवत ही होता है। इस ध्वनि को भी स्वरों में गिना जाता है। अगला री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु आदि। आगत स्वर हिंदी में अंग्रेजी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं, जो आज हिंदी के अपने बनकर रह गए। अन्य भाषाओं से आने के कारण से आगत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी की कॉफी, डॉक्टर, कॉफी आदि शब्दों की वो ध्वनि ना तो हिंदी की है और ना आओ इसका उच्चारण इन दोनों के मध्य में से ही कहीं होता है। मानक वर्तनी के अनुसार इन आगत शब्दों को आ स्वर लिखा जाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अशुद्ध रूप, ये डॉक्टर जो है अशुद्ध रूप है। कॉपी भी अशुद्ध है। और ये शुद्ध रूप हो गए डॉक्टर, कॉपी। ठीक है। और अशुद्ध रूप सांप अशुद्ध है। और टॉफी ये भी अशुद्ध है। सांप और टॉफी ये शुद्ध रूप है। ठीक है। अगला देखते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु के मुख के साथ नाक से भी बाहर निकल जाता है, तब वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों का एक गुण है। हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए संवार आ, हिंदी में संवार में आ, सवार में बड़ा आ, सांस में आ, सास में बड़ा आ, आई में ई और आई में बड़ी। ठीक है में ए, है में ए, आए। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, जिससे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है। ध्यान दें, इस प्रकार हिंदी में अनुनासिक स्वर निरनुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखते हैं मात्रा विचार। ठीक है। मात्रा विचार देख लेते हैं। मात्रा की परिभाषा। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। जैसे स्वर है ये छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री। ठीक है। इनकी मात्राएं हैं ये। छोटा के तो कोई मात्रा है ही नहीं, बड़ा की ये मात्रा है। और शब्द है जैसे कि बड़ा से काम में बड़ा आया है। और ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छुट्टाओं की मात्रा बढ़ाओ की और ढेर की भी होगी। तो इससे ये शब्द बने हुए हैं मात्राओं से। ठीक है। री की मात्रा, ए की मात्रा, आए की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, इनसे ये सारे शब्द बने हुए हैं। शब्द मात्राओं का प्रयोग करके। ठीक है। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। स्थान के आधार पर वर्गीकरण और प्रयत्न के आधार पर। तो स्थान के आधार पर वर्ग, उच्चारण स्थान और वर्ण नाम। तो वर्ग,
उच्चारण स्थान और वर्ण नाम। तो वर्ग का वर्ग जो हमारा है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, गले से बोलते हैं तो कंठ। वर्ण नाम कंठ। तो का वर्ग क ख ग घ अंगा कंठ, गले से कंठ वर्ण नाम। ठीक है। चा वर्ग च छ ज झ यहाँ तो ये तालु की छत का पिछला भाग, यानी क्या? ये चा वर्ग च छ ज झ यहाँ अंतस्थ या और ऊष्म सा, ये सभी तालु की छत का पिछला भाग है से बोले जाते हैं। इसको तालव्य भी कहते हैं। टा वर्ग ट ठ ड ढ ण इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, मुंह के भीतर की, और इसका वर्ण नाम है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए। अगला देखते हैं। अब डा ढा ऊष्म सा, डा ढा ऊष्म सा, ता वर्ग ता था दा धा ना, ये छत का अगला भाग। दांत ऊपरी दांतों के निकट से दंत से बोले जाते हैं। ठीक, दंत से। पा वर्ग पा फ बा भा मा ना सा जा रा ला, ओष्ठ दोनों ओष्ठों से वर्ष दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा, यानी कि वर्ष ओष्ठ पाफा बाभा मा, ये ओष्ठ दोनों ओठों से बोले, इनको ओष्ठमण कहते हैं। और ना साजाराला, ये वर्ष होते दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा से बोले जाते हैं। इसे वर्ष ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। और वा फा जो है, ये दांतों तथा ऊपरी दांतों से बोले जाते हैं, इनको दंतोष्ठ कहते हैं। और हा स्वर तंत्र से बोले जाते हैं, इसे स्वर तंत्री कहते हैं। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, तो उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर, तो स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, उक्षिप्त, अयोगवाह। ठीक है। तो उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर ये व्यंजन के प्रकार: स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अयोगवाह। ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन सा है? आर्ध स्वर या वा, लुंठित रा और पार्श्विक ला। तो ये हो गए अर्ध स्वर या वा, लुंठित रा और पार्श्विक ला। ठीक है। अगला देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, तब वे व्यंजन उच्चरित होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है। पा वर्ग और संघर्षी स्पर्श। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या निचला होंठ उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते, बल्कि उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच इतनी कम जगह रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़ता है। इस स्थिति में जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं उसे संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। संसार में इन्हीं व्यंजनों को ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे कि स, स, ह, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला देखते हैं। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, हमारा तालु कहाँ पे है और मूर्धा ये कहाँ पे है, ठीक है, वहाँ से कहाँ पे ये सब बताया गया है। ठीक, फिगर के माध्यम से आप देखते हैं विशेष टिप्पणी सा सा सा। ठीक है। अगला देखते हैं सा का परिचय। सा का परिचय। सा यह व्यंजन ध्वनि में व्यंजन हिंदी में लेखन परंपरा से आए हैं, इसलिए उनके लिखने में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तो कम होती है, किंतु उच्चारणगत अशुद्धियाँ व्यापक रूप से होती हैं। श एक तालव्य व्यंजन है, इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण स्थान, यह तब उच्चारित होता है जब जीभ के आगे का भाग जीभ की नोक से थोड़ा जीभ के मध्य की ओर का भाग वर्ष से ऊपर लघु को स्पर्श करता है। हिंदी की बोलियों में यह ध्वनि नहीं तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों में उच्चरित होता है। ठीक है। अगला देखते हैं अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द।
ठीक है। तो यहाँ पे हम शुद्ध शुद्ध देखेंगे। शुद्ध शब्द है शर्मा, पाठशाला, शांत, अधिकांश, प्रशंसा, शिकायत। और ये भी शुद्ध विशेष, अनुशासन, शिल्प, सुशोभित, शायद। शुद्ध पता होगा तो शुद्ध अपने आप से जान जाओ। स्टेशन, ये शुद्ध है, ठीक है। अगला देखते हैं सा का परिचय। सा का एक मूर्धन्य व्यंजन, इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण क्या है? तो सा या जीभ के अग्र मध्य भाग द्वारा मूर्धा तालु से ऊपर के स्पर्श करने से होता है। सा ध्वनि केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में है, ठीक है। अब ये सा से बनने वाले शब्द देख लेते हैं। शुद्ध वाले ईर्ष्या, पक्ष, पक्ष, हर्ष, मनुष्य, महिषी, भैंस, अवर्ष, शोषण, कृषि, विष्णु, विषय, ठीक है। ये सभी सा से बनने वाले। अब सा का देख लेते हैं। सा का परिचय। हिंदी क्षेत्र के लोग प्रायः सा का उच्चारण ठीक से कर लेते हैं, क्योंकि यह ध्वनि हिंदी की सभी बोलियों से पहले ही विद्यमान है। सा एक दंत व्यंजन है, इसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण दांतों के अंदर वाले वर्ष मसूड़ों से जीभ के आगे भाग का स्पर्श कराने से होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब सा से बनने वाले शुद्ध देख लेते हैं। तो शुद्ध देखते हैं। साला, पत्नी का भाई, यानी कि दिवस, अनुशासन, तपस्या। और यहाँ पे शुद्ध स्त्रोत, संत, अनुसरण, सोचनी, ठीक है। और आगत व्यंजन कौन कौन से? का, खा, जा, फा, का, खा, गा, जा, फा स्पर्शी व्यंजन है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं आगत व्यंजनों में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंठ से हमारे कौन कौन वर्ण निकलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं का, खा, गा के उच्चारण के गले में अवरोध का, खा, गा की तुलना में कंठ में थोड़ा नीचे उच्चारण तथा पूर्ण अवरोध नहीं। अघोष, अल्पप्राण, अलिजिह्वी, स्पर्शी, संघर्षी, ठीक है। अघोष, अल्पप्राण, अलिजिह्वी, स्पर्श, संघर्षी। कंठ में जिस स्थान से का बोला जाता है उससे थोड़ा नीचे के स्थान में का बोला जाता है, ठीक है। का की तरह गले में पूर्ण अवरोध और फिर विस्फोट नहीं होता, बल्कि अवरोध शिथिल रहता है और संघर्षी के साथ वायु गले से निकलती, इसलिए का किंचित स्पर्श संघर्षी ध्वनि है। अब खा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बिल्कुल खा जो है अघोष, महाप्राण, कंठ संघर्षी है, ठीक है। अगला देते हैं गा सघोष, अल्पप्राण, कंठ संघर्षी है, ठीक है। और जा जो है, अब देखते हैं। अब जा के विषय में देखते हैं। जा के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग द्वारा ऊपर के दांतों को पीछे वर्ष मसूड़ों का स्पर्श किंतु पूर्ण अवरोध नहीं। सघोष, अल्पप्राण, तालु, वर्ष, संघर्षी। इनका उच्चारण जीभ के अगले हिस्से के ऊपरी दांतों के अंदर वाले मसूड़ों के निकट तालु के इतना निकट लाने से किया जाता कि हवा जीभ के अगले हिस्से और कठोर ताल के बीच में संघर्ष के साथ ज ज ज की आवाज करते हुए निकल सके। अगला थोड़ा इसको हम स्किप करेंगे फ्रेंड, इतना डीपली नहीं कोई पूछेगा। अघोष, महाप्राण, संघर्षी, दंतोष्ठ, ठीक है। स्पर्श संघर्षी, तो स्पर्श संघर्षी हो गए अंतस्थ, चावर वो तो पता ही है। लुंठित रा हो गया, अर्धस्वर यावा हो गया। अपार्श्विक ला हो गया, ठीक है। और क्षिप्त डाढ़ा व्यंजन हो गए। और अयोग वाह कौन है? अयोग हमारे कौन से हैं? अंग और आही अयोग वाह है, ठीक है। और अनुस्वार और विसर्ग दोनों भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोगवा कहते हैं। जो योग ना होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवा कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों
स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य तुलसीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाक कहते हैं। जो योग ना होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाक कहते हैं। ठीक है। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर, तो कंपन के आधार पर कौन कौन से? अघोष, सघोष। तो अघोष कौन होता है? अघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा सा सा ये अघोष वर्ण है। ठीक है। और सघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण तथा डा ढा जा या रा लावा एवं सभी स्वर सघोष है। ठीक है। अब देखते हैं अघोष और सघोष, देख लेते हैं यहाँ पे अघोष सघोष की। तो प्रथम और द्वितीय अघोष कौन से होते? प्रथम द्वितीय वर्ण अघोष और तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण सघोष। तो प्रथम अघोष कौन है? प्रथम द्वितीय वर्ण और तृतीय चतुर्थ पंचम सघोष। तो प्रथम द्वितीय और तीनों सा ये अघोष है। प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों सा ये अघोष व्यंजन है। और सघोष है तृतीय चतुर्थ और यारा लावा हाँ ये सभी सघोष हैं, व्यंजन है। तृतीय चतुर्थ पंचम और यारा लावा सघोष। ठीक है। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर देख लेते हैं। तो अल्प प्राण, महाप्राण। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। तो प्राण का अर्थ वायु, इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा यार अलावा अंतस्थ वर्ण ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक। महाप्राण इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सा 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 और ऊष्म वर्ण ये महाप्राण कहलाते हैं। अब यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम और दूसरा चौथा ये प्रथम, तृतीय, पंचम 135 अल्प प्राण और यानी कि 24 महाप्राण। तो प्रथम, तृतीय, पंचम अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। और प्रथम, तृतीय, पंचम और यार अलावा यानी कि अंतस्थ वर्ण ये कौन से? अल्प प्राण हो गए। और महाप्राण कौन कौन से हुए? दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण सा 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 हा ये सब कौन है? महाप्राण। ठीक है। अगला देखते हैं। मुख और नासिका से निकलने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते? अनुनासिक एवं निरनुनासिक व्यंजन और अनुनासिक, मौखिक और नासिक की ध्वनियाँ। ठीक। ये 3 प्रकार के। और अनुस्वार, आगत व्यंजन। ठीक है। तो नासिक एवं निरनुनासिक व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है उन्हें नासिक ध्वनियाँ कही जाती है। निरनुनासिक यानी कि मौखिक जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग वायुबद्ध रहता और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती निरनुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। नासिक की ध्वनियाँ वे होती हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन डा या ना ये नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। और अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार ये अनुस्वार तथा अनुनासिक स्वर भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण। अनुस्वार तथा अनुनासिक स्वर भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण है। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो का, खा, गा, जा, फा विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। अगला देखते हैं हिंदी में नवविकसित व्यंजन। डा ढा ना ला हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम डा ढा
क्रमशः ड ढ से विकसित हुए। हिंदी में ड ढ व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। ना, ला, मा ये अल्प प्राण व्यंजन है। आज आज इनके महाप्राण रूप न, म तथा ल स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए, जो न, म, ला के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, जैसे कान्हा न, कुमार म, कान्हा न, कुम्हार म, आला ला, आल्हा ल। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। तो संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, का प्लस सा मिलकर बना छा, जा प्लस या मिलकर बना ज्ञा, और ता प्लस रा मिलकर बना त्रा, सा प्लस रा मिलकर बना स्रा। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुंथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता। जैसे कि सप्ताह, पा प्लस ता, ठीक है, ताह बना। राष्ट्रीय, शा मतलब आधा शा आधा टा प्लस आधा टा प्लस रा, ठीक है। तो राष्ट्रीय। स्वप्न, पा प्लस ना, विख्यात, खा प्लस या, सा स्त्री, सा प्लस ता प्लस र, लक्ष्य, का प्लस सा प्लस या, ठीक है। अगला देखते हैं व्यंजन द्वित्व। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, अंडा, 70, 80, 90, इक्का आदि ये व्यंजन द्वित्व। विशेष तथ्य, हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होगा, जैसे अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, ठीक है, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि। अब यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो उच्चारण स्थान, वर्ण, उच्चारण स्थान, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरनुनासिक, मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर, ठीक है। तो कंठ से जो बोले जाते हैं वो कंठ होते, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जो कंठ से बोले जाते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। जो कंठ से बोले जाते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसका छोटा बड़ा, ठीक, छोटा बड़ा, ये ह्रस्व स्वर है छोटा, और इसमें दीर्घ स्वर है बड़ा, और निरनुनासिक है छोटा बड़ा, मौखिक है। अनुनासिक स्वर है ठीक है। तालवी, जो तालू से बोले जाते हैं उन्हें तालवी कहते हैं। मुंह के भीतर की छत या पिछला भाग, ठीक है। और मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। कंठ प्लस तालु बराबर कंठताला। ओष्ठ प्लस कंठ बराबर कंठोष्ठ। ओष्ठ प्लस ओठ बराबर ओष्ठ। तो मूर्धन्य कौन है? री है। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? री। ऋतु रसाणा मूर्धा। कंठ तालु कौन सा? कंठ तालव है। ए दे तो कंठ तालु, ए आए। ओष्ठ प्लस कंठ कौन है? तो कंठोष्ठ बना ओ आओ, कंठोष्ठ। और ओष्ठ प्लस ओष्ठ तो उ उ तो ये ओष्ठ हो गए उ, ठीक है। अगला देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। तो वर्णनाम हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, और अघोष अल्पप्राण, सब अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, असघोष महाप्राण, और सघोष अल्पप्राण नासिक। तो यहाँ पे देखते हैं कंठ। कंठ से जो बोले जाते हैं तालु यानी कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। मूर्धन्य मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। दंत, ऊपरी दांतों के निकट से। ओष्ठ, दोनों ओठों से। तो कंठ कौन सा है? का है। तालव है। चा, इचु रसानम तालु। पीटो रसाना मूर्धा, टा है मूर्धन्य। अलरतो लसानम दंता, ता वर्ग है दंत। उपपधिमानियनम ओष्ठो, पा वर्ग है ओष्ठ, ठीक है।
तो इसमें अघोष महाप्राण कौन सा, ये खा, ये भी बोला जाता है कंठ से, और गा ये भी बोला जाता है, घा भी। तो इसमें जो है ये सभी का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है। उसमें अघोष से खा, सघोष से गा, असघोष महाप्राण घा, असघोष अल्प प्राण नासिक डा। ठीक है। ऐचु ऐसा नाम तो यानी चा वर्ग पूरा बोला जाता है तालु से। तो चा छा जा झाया, तो चा अघोष हो गया, अघोष अल्पप्राण हो गया, छा अघोष महाप्राण हो गया, और जा हो गया सघोष अल्पप्राण, और झा हो गया सघोष महाप्राण, और या हो गया सघोष अल्पप्राण नासिक की। अब मूर्धन्य टिटू रसाना मूर्धा। ठीक है। तो पूरा टावर जो मूर्धा से बोला जाता है। तो अघोष अल्पप्राण टा, अघोष महाप्राण ठा, और सघोष अल्पप्राण डा, सघोष महाप्राण डा ढा, सघोष अल्पप्राण नासिक ड़ा। और दंत ऊपरी दांतों के निकट से जो बोला जाता है यानी कि तावर, लतु लसानम दंता तावर, ता था दा धा ना, ये सभी दंत से बोले जाते हैं। तो ता है जो हमारा, ता अघोष अल्पप्राण है, और था है अघोष महाप्राण, और दा है सघोष अल्पप्राण, और धा है सघोष महाप्राण। ठीक है। और ना है सघोष अल्पप्राण नासिक के। और उपपदनाम ओष्ठ होता है यानी कि पा वर्ग पूरा ओष्ठ से बोला जाता है। तो पा है अघोष अल्पप्राण, और फा है अघोष महाप्राण, और बा है सघोष अल्पप्राण, और भा है सघोष महाप्राण, और मा है सघोष अल्पप्राण नासिक की। ठीक है। अब यहाँ फ्रेंड आप समझ गए होंगे तालव्य भी कौन से हैं। तो इचुएसानम तालु यानी कि सा या ये सभी तालव्य वर्ष दंत प्लस मसूड़ों से बोले जाते हैं, जिससे सा और ला आते हैं वर्ष में। ठीक है। और दंतोष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ से बोले तो वाह होते आता है इसके अंदर। मूर्धन मुर्दा भीतर की छत का अगला भाग ये सा आता है। ठीक है। ऐसे देख लेते, बहुत डीपली में दिया हुआ है। और मूर्धन्य और स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित है, तो ये इसमें हा आता है। ठीक। उच्छिष्ट जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए इसे डा ढा कहते हैं। ठीक। आगत ग्रहित ध्वनियाँ हैं का स्पर्शी, का खा गा जाफा उसमें संघर्ष, ये आगत ग्रहित ध्वनियाँ है। अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवा है दोनों। अयोगवा कौन से, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा है। अंग आ, यही अयोगवा। अगला देखते हैं, अब देख लेते हैं विराम चिन्ह के विषय में। ये भी टॉपिक इसी में कवर कर लेते हैं। इसके बाद की दोनों के मतलब वर्णमाला और विराम चिन्हों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। और इसलिए आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह के विषय में देख लेते हैं। तो विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। ठीक है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। कामता प्रसाद गुरु। ठीक है। अब विराम चिन्हों के भेद देख लेते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए। कितने बताए हैं? 20। अब ये हैं निम्नलिखित, देख लीजिए। अल्प विराम ये, अर्ध विराम ये, पूर्ण विराम ये, प्रश्न चिन्ह ये, आश्चर्य चिन्ह, स्मृति चिन्ह ये। ठीक है। और निर्देशक चिन्ह डैश, संयोजक चिन्ह यानी कि ये, सामसिक चिन्ह ये,
कोष्टक ये हमारे तीनों हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अवतरण चिन्ह यानी कि उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये हमारा है उपविराम, 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 अपूर्ण विराम ये है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। उपविराम अपूर्ण विराम ये है। ठीक है, इससे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। कौन? कामता प्रसाद गुरु जी। अब विवरण चिन्ह ये हमारा हो गया विवरण चिन्ह। पुनरुक्त सूचक ये हो गया, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। लाघव ये हो गया, लोप चिन्ह ये हो गया, पाद चिन्ह ये हो गया। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कौन सा हो गया? ये हो गया। पाद बिंदु ये हो गया, हंस पद ये हो गया, टीका सूचक ये हो गए, ये चिन्ह हो गए। तुल्यता सूचक ये हो गए। ठीक है, समाप्ति सूचक ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 20 विराम चिन्ह हो गए। अब ये यहाँ पे देखते हैं। हाँ, थोड़ा इधर दिखा रहे हैं। अल्प विराम भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। ठीक है, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर में ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। अब देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं फ्रेंड। नहीं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ये देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे के वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कौन? आ, ई, ओ, रे। अमूल स्वर पर छोटा, छोटी, छोटाओ, रे। दीर्घ स्वर है बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, आगत स्वर है आ। अग्र स्वर कौन है? छोटी, बड़ी, ए, आई, अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर कौन सा है? छोटा आ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन आते हैं। पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा, छोटाओ, बड़ाओ, ओ, आओ, आ। सवृत स्वर है बड़ी, बड़ाओ। अर्ध सवृत है छोटी, छोटाओ। विवृत है बड़ा, ए, बड़ा, आए, आओ। अर्ध विवृत ए, छोटा, ओ, आ। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 41 बताई गई। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 बताई गई ढ को जोड़ के। वैसे तो 25 होती है, अब ऐसे व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन? या, रा, ला, वा। उसमें व्यंजन 4 सा, 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 हा। आगत व्यंजन 2 का, चा। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 छ, त्रिंज्ञा। और अब देखते हैं का वर्ग ध्वनिया का, गा, गा, अंगा। हाँ, और चा वर्ग ध्वनिया चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, णा, डा, ढा। ता वर्ग ता, था, धा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ या, रा, ला, वा। अर्धस्वर या, वा। अलुंठित रा। और कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला, पार्श्विक ला। और उसमें संघर्षी व्यंजन सा, 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 हा। उक्षिप्त डा, ढा। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा, सा, सा, फा, सा, 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 फा और तीनों सा। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा और तीनों सा ये अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, और सघोष व्यंजन कौन से? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा डा, ढा, डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा।
हाँ एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण ये अल्प व्यंजन हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण ये महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण ये महाप्राण है। नासिक व्यंजन डायणानामा। ठीक है, और कंठ व्यंजन का खा गा घा अंगा। अगला देखते हैं। ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। और छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा से योग से छा बना। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो टा नहीं, रिटो रसाणा मूर्धा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? अको विसर्जना नाम कंठ है। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 स्वर है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क खा ये कंठ ध्वनियाँ। ए आए वर्ण क्या कहलाता? कंठ तालव। यदि तो कंठ तालव। ठीक है, ए आए वर्ण क्या कहलाता? कंठ तालव। अयोग वाह क्या? अंग आ ये हमारे अयोग वाह है। ठीक है, अंग आ क्या है? अयोग वाह है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा ये हमारा अघोष वर्ण, ये महाप्राण भी है। हिंदी की सात ध्वनि है तालव्य। ठीक है, साधन तालव्य इचुए सा नाम तालु। ठीक, अघोष और महाप्राण भी है। तालव्य अघोष महाप्राण है। सा जो है तालव्य अघोष महाप्राण। यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। यह अलावा अंतस्थ। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। तो ये है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग होगा ये तुलना वाला। ठीक है, लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो वहाँ पे लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो वहाँ लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं तालव्य। तालव्य व्यंजन है कौन से? तो चा छा जा झा या, चा छा जा झा या, सा या ये जो सा नाम तालु। तो चा छा जा झा या, सा या। मूर्धन्य रिटो रसाणा मूर्धा। टोटा ठा डा ढा अणा और ढा और सा ये मूर्धन्य। दंत कौन है? ता था दा धा ना। तो ये दंत हो गए। ओष्ठ कौन? पा फा बा भा, पा फा बा भा मा ये ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, वर्ष कौन है? सा रा ला ये कौन है? वर्ष है। सा रा ला। दंतोष्ठ कौन है? वा, वकारस दंतोष्ठ है। तो दंतोष्ठ है वा। ठीक है, स्वर यंत्री व्यंजन है। स्वर यंत्री व्यंजन कौन सा? हा है। ठीक है, विराम का अर्थ है ठहराव। क्या है? श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी इन्होंने। ठीक, अभी ऊपर पढ़ाया था। अल्प विराम का चिन्ह है ये देखिए, अल्प विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम ये हो गया। ठीक है, और हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का एक और नाम है। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये राम कहाँ जा रहा है तो पूछ रहा है ना, तो प्रश्न कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक होगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग के वाक्य के अंत में। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उप विराम चिन्ह है। तो ये है उप विराम चिन्ह कौन सा? ये है
किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है। अब ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अभी ये जो हमने 2 टॉपिक करवाए, वर्णमाला और जो है वर्णमाला और विराम चिन्हों का। ठीक है। तो इसके अब जो है वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नोत्तर जो हमारे परीक्षाओं में विगत पूछे गए हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए आप फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार, बाय बाय।